चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम थ्रेडिंग के बारे में बातें कर रहे थे, अगर याद हो तो। कुछ याद आया किसी को? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, चलो। तो लास्ट क्लास में याद होगा ना, हम थ्रेडिंग के बारे में बातें कर रहे थे। ठीक, थ्रेडिंग की हमने नींव पैदा की थी बहुत अच्छे से। आज हम थ्रेड्स को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो फिर से हमने आपसे कहा था, जावा का कोई भी नया टॉपिक शुरू करने से पहले, ठीक है जी, हम जावा का राष्ट्रगान गाते हैं जो हमने लिखा है। और जावा का राष्ट्रगान क्या है? जावा का राष्ट्रगान है कि इन जावा एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इन जावा थ्रेड्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट है देन देयर मस्ट बी अ क्लास बिहाइंड इट। यस, तो हमें लाइन पैकेज के अंदर एक थ्रेड नामक क्लास दी गई है। ठीक, एंड वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ थ्रेड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट अ वन थ्रेड एट ए टाइम। इस थ्रेड क्लास के एक ऑब्जेक्ट से हम अपनी जावा में एक थ्रेड को शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपने जावा में 10 थ्रेड शुरू करनी है तो आपको 10 जावा के थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। मेक इट क्लियर। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। अगर आपने कभी भी कोशिश करी कि एक ही थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट से मल्टीपल थ्रेड को शुरू करने की, तो वो इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन आपको थ्रो कर देगा। ठीक, अब सुनना, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनना एक अलग बात है और उससे थ्रेड को शुरू करना एक अलग बात है। अगर आपने थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट से कोई थ्रेड शुरू कर दी, फिर वो थ्रेड बंद हो गई, तो अब आप इस ऑब्जेक्ट को रीयूज कर सकते हैं। अब आप इस ऑब्जेक्ट से दोबारा से थ्रेड को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बट मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर, एट ए टाइम एक ऑब्जेक्ट से एक ही थ्रेड शुरू होगी। एट ए टाइम एक ऑब्जेक्ट से एक ही थ्रेड शुरू होती है, एक से ज्यादा आप शुरू नहीं कर सकते। हाँ, उसको रीयूज कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट से एक थ्रेड शुरू करी, वो बंद हो गई, फिर दूसरी शुरू करी, फिर बंद हो गई, फिर तीसरी शुरू करी, एंड सो ऑन, इट कैन बी डन। ठीक, तो इसमें पहला रूल लिखिए जल्दी से प्यारा सा, कि वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ थ्रेड क्लास one object of a thread class is responsible to start one thread at a time. To start one thread at a time. ठीक, एक ऑब्जेक्ट से एक बार में आप एक ही थ्रेड को शुरू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, विदाउट क्रिएटिंग अ थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट, without creating a thread class object, you cannot start a thread in Java. You cannot start a thread in Java.
जावा में बिना थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए आप कभी भी कोई भी थ्रेड को नहीं स्टार्ट कर सकते। थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनना मैंडेटरी है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये है रैम, ठीक। और आप जानते हैं जब हम जेवीएम को स्टार्ट करते हैं, जावा टूल चलाते हैं, तो जेवीएम की इंस्टेंस रैम में आ जाती है, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंस ऑफ जेवीएम, ठीक। फिर इसका क्लास लोडर हार्ड डिस्क पे जाता है। ये हमारी बाइट कोड वाली फाइल है, इसे उठा के मेमोरी में लोड करता है। ये बाइट कोड हो गया हमारा। ठीक, ये बाइट कोड मेमोरी में लोड हो जाएगा, क्लास लोडर इसे लोड करेगा। ये भी मैंने समझाया था अच्छे से। अब ये बताइए, अगर आपको याद हो बेटा जी, ये बाइट कोड वाली फाइल, ये बाइट कोड जेवीएम की मेमोरी के अंदर लोड होता है या इसके पैरेलल में, यहाँ कहीं बराबर में, जब जेवीएम इसे लोड करेगा? याद है किसी को? कोई बता सकता है आप में से? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये जो बाइट कोड वाली फाइल है, क्या ये जेवीएम की मेमोरी के अंदर लोड होती है बच्चों, या इसके पैरेलल में? किसी को मालूम हो, किसी को याद हो थोड़ा सा बेटा? हमने अंदर ही लोड होता है सर, क्योंकि जेवीएम कंटेंट्स बाइट कोड होता है ना। चलिए साहब, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको, बकायदा डायग्राम भी बनवाया था कि पूरे के पूरे बाइट कोड वाली फाइल उठ के कहाँ आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, बिल्कुल जेवीएम की मेमोरी के अंदर ही आ जाता है। तो ये बाइट कोड उठ के आपका यहाँ आ गया, ठीक है जी, पढ़ाया था। इसके सेक्शन भी तो बताए थे फिर हमने जेवीएम के, याद होगा कि मेथड एरिया, स्टैक, हीप बताया था ना, और बाइट कोड का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट इन एरिया में जाता है, बिल्कुल सही। ये आ गया आपका बाइट कोड। फिर अब जब बाइट कोड ने रैम के अंदर मेमोरी ली, मगर इंडिपेंडेंट मेमोरी नहीं ली, किसी एक अदर सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी कि हैवीवेट प्रोसेस के अंदर जाके से मेमोरी ली, और फिर बेटे इसे चलाना शुरू कर दिया गया, ये बाइट कोड चलना शुरू हो गया। तो आपको नहीं लगता इस बाइट कोड से चलने वाला जो प्रोसेस होगा वो लाइट वेट प्रोसेस कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रैम के अंदर सेपरेट मेमोरी नहीं ले रही हैं। और वो इंस्ट्रक्शंस मैंने लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ाया था बेटे, वो इंस्ट्रक्शंस जो कि रैम में सेपरेट मेमोरी ऑक्युपाइड नहीं करती हैं, उनसे चलने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइट वेट प्रोसेस। एंड लाइट वेट प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेड। इसका मतलब मैं साबित करके दिखा रहा हूं कि हमारा जेवीएम हमारे बाइट कोड को एक थ्रेड के ऊपर चलाता है, जिसे बेटा जी हम मेन थ्रेड कहते हैं। और ये मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था गार्बेज कलेक्शन के अंदर। आ गई हमारी कहानी समझ में? इसलिए आ बाइट कोड इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड ऑन अ पर्टिकुलर थ्रेड विच इज स्टार्टेड बाय द जेवीएम कॉल्ड मेन थ्रेड, हमेशा। और हम जावा में आपको बेटे इसी मेन थ्रेड की बहुत सारी चाइल्ड थ्रेड बनाना सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि मेन इज ऑलवेज स्टार्टेड बाय द जेवीएम। तो ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, T1 से T2 से T3, ऐसे हम मेन की ही हमेशा चाइल्ड बनाते हैं। और जेवीएम अपने अंदर ऐसी ऑलमोस्ट 32 थ्रेड लाइव रखता है, 32 थ्रेड एट ए टाइम लाइव रहती है, जो हमारे प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराती हैं। उनमें से एक मैंने पढ़ाई थी गार्बेज कलेक्टर थ्रेड, इफ यू रिमेम्बर। उनमें से एक हमने बड़े अच्छे से आपको पढ़ाई थी गार्बेज कलेक्टर थ्रेड, जो कि गार्बेज कलेक्शन का काम करती है मेन थ्रेड के अंदर से। तो ऐसे 32 थ्रेड लाइव होती हैं। आप अब एक काम करना, एक पूरे जीयूआई को चलाने वाली सेपरेट थ्रेड होती है,
अब आप एक काम करो, बटन के क्लिक पे आपको इवेंट ट्रैप करना तो आता ही है, इवेंट हैंडलिंग मैंने अच्छे से आपको सिखा दी है। अगर आप बटन के क्लिक पे एक्शन परफॉर्म जो चलता है उसमें 10/0 कर देना और एक्सेप्शन को कैच मत करना। तो रूल है एक्सेप्शन अगर कैच नहीं होती तो प्रोग्राम टर्मिनेट होना चाहिए, लेकिन आप देखना आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं रहेगा, नहीं होगा, फ्रेम खुला रहेगा एज इट इज। क्यों? क्योंकि जो फ्रेम को, जो जीयूआई को शो करने वाली थ्रेड है वो बिल्कुल अलग है और बाकी जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो अलग थ्रेड पे होगा। तो 10/0 वाली इंस्ट्रक्शंस एक सेपरेट थ्रेड पे चल रही है, जबकि जीयूआई को शो करने वाली, फ्रेम को शो करने वाली इंस्ट्रक्शंस एक सेपरेट थ्रेड पे चल रही है। तो बंद कौन सी हुई? 10/0 वाली, जहां पर ये इंस्ट्रक्शन चल रही थी, इसलिए मेन विजिबल रहता है। तो जीयूआई को शो करने की अलग थ्रेड चलती है। ऐसे एट ए टाइम 32 थ्रेड लाइव होती है। मैं दिखा दूंगा अभी आपको 32 की 32। तो हमेशा याद रखना, अब रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत अच्छे से कहानी सुनाई थी लास्ट क्लास में। वो कहानी सुनाने का पर्पस ही यही था कि वो सारी इंस्ट्रक्शंस बेटा दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एक थ्रेड के ऊपर सेपरेटली एग्जीक्यूट की जाती हैं, वो रैम में कभी भी सेपरेट मेमोरी नहीं लेती। वो किराएदार है, किसी के घर में किराए पे रहती है, उनका काम खत्म हो जाता है, किराया देके चली जाती है। वो अपना मकान नहीं बनाती है, कभी भी अपनी जमीन नहीं खरीदती है। इसीलिए उनसे चलने वाले प्रोसेस को हम लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं। तो एक और प्यारा सा रूल लिख लो बेटा जी कि जेवीएम रन्स आ बाइट कोड JVM runs a byte code on a particular thread JVM runs a byte code on a particular thread called main thread. Called main thread. ठीक, और हम हमेशा मेन थ्रेड की ही चाइल्ड थ्रेड आपको बनाना सिखाते हैं। चलो ये काम हो गया। अब याद रखना, मैंने आपसे कहा था जावा में कभी भी बिना थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए कभी भी कोई थ्रेड शुरू नहीं की जा सकती। और अगर जेवीएम भी किसी थ्रेड को शुरू करेगा सो जेवीएम को भी एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जेवीएम हैज टू क्रिएट अ थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट। तो जो रूल हमारे लिए वो जेवीएम के लिए। अब मैं आपको ये साबित करके दिखाता हूं बड़े अच्छे से कि यस, जेवीएम को भी मेन थ्रेड को चलाने के लिए बाकायदा एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जो रूल हमारे लिए है सेम रूल जेवीएम के लिए भी है, डिट्टो रूल जेवीएम के लिए भी है। ठीक है, चलो देखें, जरा करके देखें इस चीज को। सी, हमने एक क्लास बनाई टेम्प, मेन फंक्शन में आ गए इसके। नाउ
हमारे पास बेटे थ्रेड क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है जिसे हम करंट थ्रेड कहते हैं। थ्रेड क्लास का एक स्टैटिक मेथड जिसे हम क्या कहते हैं, करंट थ्रेड बोलते हैं। अब इस करंट थ्रेड वाले मेथड का काम क्या है, जरा इसे ध्यान से सुनिए। जो भी थ्रेड करेंटली चल रही होगी, उस थ्रेड को चलाने वाला जो भी थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ये उसका रेफरेंस लाके हमें दे देगा इस टी के ऊपर। और ओहो, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। और इस टी पे मैंने चला दिया गेट नेम। थ्रेड क्लास का एक मेथड है गेट नेम, जो उस थ्रेड का हमें नाम भी प्रिंट करके देगा। अब ध्यान से देखो, जिन भी इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपने बेटे करंट थ्रेड मेथड लिखा है, अगर वो इंस्ट्रक्शंस थ्रेड पे चल रही होंगी तो 100% एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया होगा और उसका रेफरेंस टी में आ जाएगा। उससे साबित हो जाएगा कि ये वाली सारी इंस्ट्रक्शंस एक थ्रेड पे चल रही है। और अगर टी में आया नल, अगर हम इफ लगा के चेक कर लें, इसका मतलब होगा कि ये इंस्ट्रक्शंस थ्रेड पे नहीं चल रही। फिलहाल हमने इस इंस्ट्रक्शंस के बीच में करंट थ्रेड लिखा, बाकायदा हमें थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट मिला भी, और गेट नेम से थ्रेड का नाम MAIN मेन प्रिंट भी हो गया। तो इस चीज से ये साबित हो जाता है कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस एक थ्रेड पे चल रही हैं, क्योंकि हमें यहाँ थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। नहीं तो करंट थ्रेड क्या करता, हमें नल देता। जो भी थ्रेड करंटली चल रही है, ये हमें उसको थ्रेड को चलाने वाला थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देता है। सो अगर आप ये बताना, लेटर सपोज आपने 10 थ्रेड स्टार्ट कर दी और आप ये जानना चाहते हैं करंटली कौन सी थ्रेड चल रही है, तो करंट थ्रेड चला के उसका ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं और उसके नेम को प्रिंट करा के देख सकते हैं कि राइट नाउ विच थ्रेड इज रनिंग। और अगर ये मेथड ऐसी इंस्ट्रक्शंस के अंदर से चलाया जाए जो कि थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं, तो फिर ये नल दे देगा। ठीक, और ये मेथड हमारी जावा में कभी भी नल नहीं देता, क्योंकि जावा में कभी भी कोई भी इंस्ट्रक्शंस बिना थ्रेड के नहीं चलती। ईदर अ मेन थ्रेड इज रनिंग और अ चाइल्ड ऑफ इट। या तो जावा में मेन चल रही होगी या उसकी कोई ना कोई चाइल्ड चल रही होगी। तो फिर इसका मतलब जब भी ये मेथड चलेगा तो कोई ना कोई थ्रेड क्लास का रेफरेंस तो देगा, या तो मेन का या उसकी किसी चाइल्ड का, जिसके अंदर से भी आप इसे कॉल करोगे। मेन के अंदर से कॉल करोगे तो मेन थ्रेड का ऑब्जेक्ट देगा, चाइल्ड के अंदर से कॉल करोगे तो चाइल्ड थ्रेड का ऑब्जेक्ट देगा, जिसके अंदर से भी आप इसे कॉल करते हैं। ठीक, इससे साबित हो जाता है कि सच में ये सारी इंस्ट्रक्शंस एक थ्रेड पे चल रही हैं। और ये इंस्ट्रक्शन चलाई किसने, जेवीएम ने। इसका मतलब ये जो हमें थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट मिला है, ये भी किसने दिया है, हमें जेवीएम ने दिया है। ठीक, तो जेवीएम को भी बकायदा थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है टू स्टार्ट अ मेन थ्रेड। और जैसे अब हम मेन की चाइल्ड बनाएंगे तो हम भी थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, और ये मेथड कभी भी नल नहीं देगा जावा में। तो इन जावा ईदर अ मेन थ्रेड इज रनिंग और अ चाइल्ड ऑफ इट। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जावा में कोई भी इंस्ट्रक्शंस बिना थ्रेड के चलती है, नेवर एवर। तो एक और भी छोटा सा लिख लो कि इन जावा ईदर अ मेन थ्रेड इज रनिंग, in Java either a main thread is running or child of it. रिपीट कर दीजिए सर। Either a main thread is running or child of it. In Java, either a main thread is running or child of it. ये हमेशा याद रखना। और जेवीएम को भी बकायदा थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है टू स्टार्ट अ मेन थ्रेड। JVM has to create a thread class object to start a main thread. ये रूल भी लिख लो। JVM has to create
a thread class object to start a main thread. ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, थ्रेड्स आर स्टार्टेड बाय द जेवीएम। थ्रेड हमेशा जेवीएम शुरू करता है। अब जरा सोच के जवाब देना कि जो इन थ्रेड पे काम आपका होना चाहिए या जेवीएम का। थ्रेड तो जेवीएम ने स्टार्ट करनी है, ये तो उसी को मालूम है कैसे स्टार्ट करनी है सेपरेट पाथ के ऊपर। बट इन थ्रेड्स के ऊपर काम कोई आपका होना चाहिए या जेवीएम की पसंद का? बताइए, इसका आंसर दीजिए। यूजर का होगा ना सर? यूजर कौन, आप या जेवीएम? सर हम बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट बेटा जी। तो इसका मतलब ये है कि थ्रेड्स आर स्टार्टेड बाय जेवीएम, पर उस थ्रेड पे काम आपका होना चाहिए। तो इसका मतलब है काम आपका करना किसे पड़ेगा? जेवीएम को ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब मेरी लाइन यहाँ पे काम आई, काम किसी और का, करना किसी और ने है। काम आपका, करेगा जेवीएम। और जब ये सिचुएशन आती है तो किसी को याद है, मैं कहता हूँ उसके एक टॉपिक की जरूरत पड़ती है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। और एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का फास्टेस्ट तरीका कौन सा है? एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का फास्टेस्ट तरीका कौन सा है? इंटरफेस। इंटरफेस। इंटरफेस, हे भगवान, इनहेरिटेंस कहां से आ गया गुड़िया मेरी? वो तो अलग टॉपिक है, कैसे किसी बात करेंगे। इंटरफेस, यस। तो जावा ने भी हमसे कहा भाई देख, थ्रेड तो मैं स्टार्ट करता हूं, इसीलिए इस पे जो भी मेथड चलेगा वो चलाऊंगा भी मैं, तुम तो चलाते नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको एक मेथड दे रहा हूं वाया इंटरफेस, और वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो आप एक थ्रेड पे चलाना चाहती हैं, इस इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड करके उसमें लिख दीजिए, और फिर अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे दे दीजिए। मैं जैसी थ्रेड शुरू करूंगा उसके ऊपर आपके ऑब्जेक्ट से आपका मेथड चला दूंगा, और उस थ्रेड पे आप ही की इंस्ट्रक्शंस चलनी शुरू हो जाएंगे। इसलिए यहाँ जावा में अगर आपने थ्रेड स्टार्ट करनी है तो दो काम करने जरूरी है आपको। एक तो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, साथ साथ इस इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड करना भी मैंडेटरी है। बिना इस इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड किए आप टास्क क्या परफॉर्म करेंगे थ्रेड के ऊपर? कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, और इस इंटरफेस का नाम है रनेबल इंटरफेस। इसके अंदर जो मेथड आता है उसे हम रन मेथड कहते हैं। तो जावा ने साफ साफ कहा है कि मुझसे थ्रेड के ऊपर आपने कोई भी काम चला करवाना है, या थ्रेड के ऊपर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना है, प्लीज ओवरराइट माय दिस रन मेथड। ठीक है जी, मैं तुम्हें बार बार पढ़ाता आ रहा हूँ, जितने मेथड हम ओवरराइट करते हैं उन्हें हम कभी नहीं चलाते बेटे जी, चलाता हमेशा जेवीएम ही है। इसलिए जावा में दो काम करने जरूरी है अगर आप थ्रेड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। पहला, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी है, और दूसरा रन मेथड को ओवरराइड करना जरूरी होता है। अब ये रन मेथड जब तक आपकी क्लास में आएगा नहीं तब तक आप बेटे आप इसे ओवरराइड कैसे करेंगे? तो इस रन मेथड को आपकी क्लास तक पहुंचाने के दो तरीके हैं जावा में। इसीलिए जावा में थ्रेड को शुरू करने के भी दो तरीके हैं। वैसे हमें एक और इंटरफेस भी दिया जाता है जिसका नाम है कॉलेबल इंटरफेस। वो बिल्कुल पैरेलल टू रनेबल इंटरफेस है, उसका भी एक मेथड होता है कॉल। तो या तो आप रन मेथड रनेबल इंटरफेस के रन मेथड में इंस्ट्रक्शन लिखिए जो आप थ्रेड पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, या फिर आप कॉलेबल इंटरफेस के कॉल मेथड में अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखिए व्हिच यू वांट टू एग्जीक्यूट ऑन अ पर्टिकुलर थ्रेड।
ठीक, तो रनेबल में अभी पढ़ाऊंगा और कॉलेबल में आपको एडवांस थ्रेडिंग में पढ़ाऊंगा। काफी ज्यादा इंटरव्यू में कॉलेबल पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक, फिलहाल अभी हम रनेबल पढ़ने वाले हैं, एडवांस थ्रेडिंग में हम आपको कॉलेबल भी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अब ये जो रन मेथड है ये हमारी क्लास में दो तरीके से पहुंचेगा, इसलिए जावा में थ्रेड को शुरू करने के भी हमारे पास दो ही तरीके हैं। चलो जरा देखिए कौन कौन से दो तरीके हैं बेटा। ये देखिए, ये रहा रनेबल इंटरफेस, ये रहा पब्लिक वॉइड रन, और ये रन हमें अपने प्रोग्राम में पहुंचाना है। पहला तरीका, ये थ्रेड क्लास थी, इसने रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रखा है। अब इसने क्योंकि रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया तो ये रन मेथड यहाँ आ गया थ्रेड के अंदर, और अगर मैं अपनी क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करा लूँ तो ये रन मेथड यहाँ से मेरी क्लास में भी आ जाएगा और मैं इसे ओवरराइड कर दूंगा। तो ये हो गया पहला तरीका, अचीविंग द थ्रेडिंग वाया इनहेरिटेंस इन जावा। अचीविंग द थ्रेडिंग वाया इनहेरिटेंस इन जावा, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। या फिर एक तरीका ये है कि आप अपनी क्लास को सीधा रनेबल से इंप्लीमेंट करा लो, तो भी रन मेथड आपकी क्लास में आ जाएगा और तो भी आप उसे ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन इन दैट केस आपको अपनी क्लास में थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जबकि जब आप अपनी क्लास को थ्रेड क्लास से इनहेरिट कर लेते हैं तो थ्रेड क्लास के सारे फीचर आपकी क्लास में आ जाते हैं। दैट मीन्स अब आपकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली में थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जो मैंने बड़े अच्छे से आपको अभी एवरीडे स्विंग में सिखाया। हम जब भी अपनी क्लास को फ्रेम से इनहाइट करते थे तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट फ्रेम का ही ऑब्जेक्ट कहलाता था और हम उससे एक फ्रेम बना सकते थे। सिमिलरली अगर आपने अपनी क्लास को थ्रेड क्लास से इनहाइट कर लिया तो आपकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बोले तो थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और आपकी क्लास के एक ऑब्जेक्ट से एक थ्रेड शुरू की जा सकती है और आपकी क्लास के 10 ऑब्जेक्ट से 10 थ्रेड शुरू की जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप अपनी क्लास को रनेबल से डायरेक्ट इंप्लीमेंट कराते हैं फिर आपको अपनी क्लास में थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ता है, यानी कि हैजर रिलेशनशिप करनी पड़ती है। और अगर आप हैजर रिलेशनशिप करेंगे तो फिर तो आप समझ ही गए होंगे, फिर तो आपको अपनी क्लास के अंदर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और चॉइस नहीं बचती। गॉट इट? तो दो तरीके हो गए हमारे पास जावा में थ्रेडिंग को अचीव करने के, एक वाया इनहेरिटेंस और एक वाया एसोसिएशन। ठीक, तो बना लीजिए इसको। तो दोनों तरीके से हम आपको थ्रेड बनाना सिखाते हैं पहले, फिर थ्रेड के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब आपको दोनों तरीके से थ्रेड को अच्छे से रन करना आ जाएगा। हो गया बेटा, कर दूं इसे क्लोज? डन? यस सर। अब सबसे पहले हम सीखेंगे थ्रेडिंग, अचीविंग थ्रेडिंग वाया इनहेरिटेंस।
सी, हमने एक बनाई क्लास थ्रेड 1 जो एक्सटेंड करती है थ्रेड को। हमने एक क्लास बनाई थ्रेड 1 जो एक्सटेंड करती है थ्रेड 1 को। तो एक काम करता हूँ, मैं तुमको ये करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसमें गुच्चड़ मुच्चड़ सा हो रहा है। एक, दो, तीन, चार, आई ये कर लेते हैं ट्राई। चल ये देखो बेटा, मैं करके दिखाता हूँ आपको लाइव। हमने एक क्लास बनाई थ्रेड 1 के नाम से, एक्सटेंड्स थ्रेड। अब ज्यादा अच्छा है, चलिए बच्चे हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस। ठीक है, फिर हम इस थ्रेड क्लास का अभी समझाता हूँ, पहले कोड लिख दूं।
सर यहाँ पे हम एक ही रेफरेंस वेरिएबल में वैल्यू रखेंगे क्या? चेंज कर रहे हैं बेटा। अच्छा अच्छा ओके ओके इसका कॉपी पेस्ट किया है ना मैं बेटे? हाँ सॉरी सर अभी कर देते हैं बेटे, चेंज चिंता ही ना करो बिल्कुल। हाँ जी सर। बस जो है डायग्राम अच्छे से बना लूँ जिससे आपको मैं अच्छे से समझा दूँ। वो जो मेरा बना हुआ है वो आपको ठीक से विजिबल नहीं होगा। अब आएगा समझ में, इधर आओ बेटे। हमने सबसे पहले अपनी एक क्लास बनाई thread1 जो एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को, ठीक है जी। फिर हमने इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर भी बनाया एंड दैट शुड बी यहाँ पर भी वन आना चाहिए था, सब में वन करना पड़ेगा। हाँ। चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं भाई। यहाँ thread1 आएगा, यहाँ thread2 आएगा, यहाँ पर thread3 आएगा। इससे अच्छा तो टाइप कर देता मैं, कट कॉपी पेस्ट, thread2 thread3 ओके फाइन। यहाँ पे thread3 क्लास, ये इसका कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग एस, यहाँ पर thread2 क्लास और ये इसका कंस्ट्रक्टर लाइक दिस। अब मुझे लगता है सब कुछ फाइन है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, गुड है, सेव करो। अब हमने अपनी क्लास बनाई बेटा thread1 और उसे एक्सटेंड किया किससे, थ्रेड क्लास से, ठीक के साथ। और ओहो ये बहुत ही रह गया भी, चलो इन्हें thread1 कर देते हैं। ठीक है। अब हम जैसे ही अपनी thread1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे हम, ध्यान मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ कहीं समझाने के लिए, इसको तो मैं सेव कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। दूसरा खोल रहा हूँ। अब मान लिया thread1 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लेटर सपोज ये बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं लिखूंगा न्यू THREAD थ्रेड, ठीक, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और डबल कोट्स में इस थ्रेड को भी नाम दूंगा। तो मैंने अपनी तरफ से दे दिया THREAD thread1। तो सबसे पहले आप जानते हैं न्यू चलेगा, न्यू के चलते ही एक थ्रेड फिजिकली मेमोरी में आ जाएगी। न्यू का ऑब्जेक्ट बनते ही, अभी कंस्ट्रक्टर नहीं चला है बेटा जी, याद रखना, एक थ्रेड फिजिकली मेमोरी में आ गई, न्यू चलते ही थ्रेड आ गई, एक थ्रेड मेमोरी में आ जाती है फिजिकली, ठीक। ऑब्जेक्ट बनते हैं क्योंकि हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बोले तो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, और आप सब जानते हैं ऑब्जेक्ट के बनने के बाद चलता है कंस्ट्रक्टर।
तो जैसे न्यू चला एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, ऑब्जेक्ट तैयार होने का मतलब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनने का मतलब है थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना, और थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनने का मतलब है एक थ्रेड फिजिकली मेमोरी में आ गई। उसके बाद कंस्ट्रक्टर चला, ये कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर से आपने चलाया सुपर, सुपर क्या करेगा, वो अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है हमेशा। ठीक, आ जाइए जरा पहले वाले पे। अच्छा हमने इसी में ही न्यू कर दिया, लो कर लो बात, चलो फिर यहां से खोल लेते हैं। सेव तो हमने उसे कर ही दिया था। ये देखिए साहब, सो थ्रेड 1 चला, उसके अंदर आया थ्रेड 1 सुपर से, सुपर से किसका चलेगा, थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर चला। ठीक है साहब, ये रहा, यहां से चला थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर। ये हमारी एक थ्रेड आ गई थी, और एक काम करते हैं इसे अच्छा सा नाम दे देते हैं, थ्रेड की बजाय इसको नाम देंगे हम T1 नाम की एक थ्रेड मान लेते हैं। ये फिजिकली एक थ्रेड मेमोरी में आ गई। फिर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला सुपर से, और ये स्ट्रिंग उसके अंदर आ गई थ्रेड। ठीक है जी, इसके अंदर आ गई है थ्रेड 1, क्योंकि आपने थ्रेड क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर चलाया और ये स्ट्रिंग यहां से इसके कंस्ट्रक्टर में पहुंच गई। और जैसे पापा का कंस्ट्रक्टर चला, ये जो ताजी ताजी थ्रेड आई थी, इस कंस्ट्रक्टर ने वही सेम नाम जो आपके पास था वो इस थ्रेड का नामकरण सेट कर दिया। इसका क्या सेट कर दिया, वो नेम सेट कर दिया, ऐसे कर दिया। अब भाई अब मैं रिपीट करता हूं वापस यहां से, आप जैसे ही बेटे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो न्यू थ्रेड 1 और उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करोगे, जो मैंने यहां लिख के दिखाया, न्यू थ्रेड। अब ये आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया थ्रेड 1, मैंने यहां लिखना भूल गया था। अबे यार आजकल बहुत सारी मिस्टेक हो जा रही है। अब हो गया सर। ठीक है जी, तो न्यू से पहले आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट का मतलब है थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में आ गया, एक थ्रेड फिजिकली मेमोरी में आ गई। और थ्रेड का मेमोरी में आना एक अलग बात है और उसका चलना एक अलग बात है। तो जैसे ही हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, इमीडिएटली एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बोले तो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके अंदर से चला सुपर, सुपर, और सुपर के अंदर आपने पास कर दिया था ये थ्रेड 1, और इस सुपर से पहुंच गया सीधा थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। और जैसे ही सुपर से थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर चला, ये जो थ्रेड ताजी ताजी आई थी, इसने ये उसका नामकरण कर दिया, यानी कि एक थ्रेड मेमोरी में आ गई ऑब्जेक्ट के बनते ही, और उसका नामकरण भी होगा, भी चली नहीं है। अब जब भी इस ऑब्जेक्ट से मैं थ्रेड को शुरू करूंगा, जब भी इस क्लास का रन जेवीएम अपने आप चला देगा। कैसे शुरू करेंगे वो बात की बात है। और ये थ्रेड 5 बार चलेगी और अपना नाम प्रिंट करेगी, क्योंकि गेटनेम मेथड हमारी क्लास में थ्रेड क्लास से आ रहा है, तो वो अपना नाम प्रिंट कर देगी, और वो हमने दिया थ्रेड 1, तो 5 बार ये थ्रेड 1 को प्रिंट करेगी। और जैसे ही जावा में रन मेथड खत्म हो जाता है, इफ नथिंग इज लेफ्ट टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ रन मेथड, द थ्रेड विल डेड ऑटोमेटिकली, थ्रेड ऑटोमेटिकली डेड हो जाती है। हमारी जावा में किसी भी थ्रेड का डेड पॉइंट होता है अगर उसके रन मेथड में एक सिंगल लाइन का कोड भी चलाने के लिए नहीं बचा है, तो वो थ्रेड हमारी डेड हो जाती है। तो एक रूल लिख लो, इफ नथिंग इज लेफ्ट टू बी एग्जीक्यूटेड, if nothing is left to be executed within a run method,
then thread will be dead automatically. Then thread will be dead automatically. ठीक, तो जैसे हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनते ही, जैसा कि मैंने आपको अपने दूसरे डायग्राम में दिखाया, ऑब्जेक्ट बनते ही एक फिजिकली थ्रेड मेमोरी में आ जाती है। ठीक, उसके बाद हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके अंदर से हम थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर चला देंगे सुपर लगा के, क्योंकि हमारी क्लास का पेरेंट थ्रेड क्लास है। और जैसे ही पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके अंदर जो स्ट्रिंग आई थी वो वही नाम सेट कर देगा जो थ्रेड हमने न्यू ऑपरेटर से अभी ताजी ताजी पैदा की थी, उसका नामकरण हो जाएगा। तो थ्रेड मेमोरी में भी आ जाएगी और उसका नामकरण भी हो जाएगा, बट चलेगी नहीं। मैंने कहा ना, थ्रेड का मेमोरी में आना एक अलग बात है और उसका एग्जीक्यूट होना एक अलग बात है। मेक इट क्लियर, हमेशा इस चीज को याद रखना। ठीक, अब जब भी इस ऑब्जेक्ट से थ्रेड शुरू करेंगे तो इसके ऊपर हमारी क्लास का रन मेथड चला दिया जाएगा, ये रहा। और जब ये 5 बार अपना नाम प्रिंट कर लेगा और ये थ्रेडेड हो जाएगी। दैट्स इट, नथिंग। ठीक, नेक्स्ट, सेम थ्रेड 2 के साथ हमने ऐसा किया। जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा एक और थ्रेड मेमोरी में आ जाएगी, उसका नामकरण थ्रेड 2 हो जाएगा क्योंकि हम इसको थ्रेड 2 देंगे। और जब भी उसके ऑब्जेक्ट से चलेगा, हम जब भी उस ऑब्जेक्ट से थ्रेड शुरू करेंगे उसका रन चलना शुरू हो जाएगा। रन हमारे पास थ्रेड क्लास से आ ही रहा है, वो 10 बार अपना नाम प्रिंट करेगा। और फिर सेम थ्रेड 3 के साथ ये 15 बार। तो मैंने 3 थ्रेड अलग अलग क्लास बनाई हैं और इनके एक एक ऑब्जेक्ट से मैं 3 थ्रेड पैरेलली चलाऊंगा। एक 5 बार अपना नाम प्रिंट करेगी, एक 10 बार अपना नाम प्रिंट करेगी और एक 15 बार अपना नाम प्रिंट करेगी। ठीक है, ये तीनों थ्रेड क्लास मैंने बना दी। अब इनको चलाने के लिए हमें मेन थ्रेड चाहिए। मेन थ्रेड को चलाने के लिए हमें एक ऐसी क्लास चाहिए जिसमें मेन मेथड होना चाहिए, उसी से हमेशा मेन थ्रेड शुरू होती है बेटा जी। अब अक्सर लोग बात पढ़ाते वक्त एक गलती करते हैं, बुक्स में भी लिखा रहता है, टीचर्स में कुछ लोग गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जिस थ्रेड क्लास के थ्रू चाइल्ड थ्रेड शुरू करते हैं उसी में मेन मेथड रख के उसी से मेन थ्रेड भी शुरू कर देते हैं, उसी से चाइल्ड भी। यानी कि सिंगल क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट अ मेन थ्रेड एज वेल एज चाइल्ड ऑफ इट, जो कि डेवलपमेंट के रूल के खिलाफ होता है। कर सकते हैं, मैं इन तीनों में से किसी में भी मेन रख के चला सकता हूं, तो फिर एक ही क्लास होगी जो चाइल्ड थ्रेड भी बनाएगी और वही क्लास है जो मेन भी शुरू करेगी। थोड़ा सा हॉट पॉट हो जाता है, तो बेटर है, डेवलपमेंट का रूल ये कहता है ऑलवेज कीप अ सेपरेट थ्रेड क्लास टू स्टार्ट अ मेन थ्रेड। हमेशा अलग से क्लास बना, ऑलवेज मेक अ सेपरेट क्लास टू स्टार्ट अ मेन थ्रेड। ठीक, कभी भी उन थ्रेड के अंदर जिनसे आप चाइल्ड थ्रेड शुरू कर रहे हो, जिन क्लासेस से, आप उनके अंदर कभी भी मेन मेथड नहीं रखना चाहिए। रख सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, बट रखना नहीं चाहिए। आ गई, तो एक छोटा सा रूल लिखो, ऑलवेज कीप या ऑलवेज मेक अ सेपरेट क्लास always make a separate class to start a main thread. Okay, to start a main thread. इसीलिए मैं अलग से क्लास बनाने जा रहा हूं जिसमें मेन मेथड रखूंगा और उस क्लास से मैं मेन थ्रेड शुरू करूंगा और फिर उस क्लास के अंदर इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना के मैं चाइल्ड थ्रेड इनसे शुरू करने वाला हूं। इसलिए मैंने अलग से क्लास बना दी रन थ्रेड। गॉट इट? फिर उसका मेन मेथड ले लिया। अब देखो इसके अंदर थ्रेड क्लास का पहला थ्रेड 1 क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया और नाम दे दिया थ्रेड 1। तो पहली थ्रेड मेमोरी में आ गई, उसका नाम हो गया थ्रेड 1। ठीक, उसका रेफरेंस T1 में आ गया। फिर हमने अपनी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया थ्रेड 2 का, तो एक और थ्रेड मेमोरी में आ गई, उसका भी नामकरण हो गया थ्रेड 2।
पर चली कोई नहीं है अभी तक। फिर हमने थ्रेड 3 का ऑब्जेक्ट बनाया, वो भी मेमोरी में आ गई, बट अभी चली एक भी नहीं है। मेक इट क्लियर। अब जावा ये कहता है जब आप थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बोले तो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने थ्रेड को इनहेरिट कर रखा है, और मैंने आपको रूल पढ़ाया कि चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ही ट्रीट होता है। वो सारे काम जो आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं वो पेरेंट से भी कर सकते हैं, और पेरेंट वाले सारे चाइल्ड से भी, क्योंकि पेरेंट के सारे मेथड सब कुछ चाइल्ड में आ चुका है। तो अब जावा कहता है जब आपने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और जब भी आप इस ऑब्जेक्ट से थ्रेड को शुरू करना चाहेंगे तो आप सिंपल इस ऑब्जेक्ट पे स्टार्ट मेथड चला दीजिए। स्टार्ट के अंदर से हम अपने आप रन चला देंगे, आपको चलाने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा ही मैंने किया, मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया, ठीक, और इसके ऊपर क्या चला दिया, रन मेथड।
चलो बेटा आ जाए वापस बैक टू ऑफिस वाले देखिए बात करते हैं। चलो इधर आओ वापस। हमने कहा अब हमने अपनी मेन थ्रेड वाली क्लास ली है, ठीक है, और यहाँ पर हमने अपना पहला थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक थ्रेड फिजिकली मेमोरी में आ गई, उसका नामकरण भी हो गया, चालबेकोनी दूसरी भी तीसरी भी। फिर जावा ने कहा थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब भी आप उससे थ्रेड को शुरू करोगे आपको उस ऑब्जेक्ट पे स्टार्ट मेथड थ्रेड क्लास का चलाना होगा। तो हमने स्टार्ट चला दिया क्योंकि थ्रेड क्लास का मेथड है तो हमारी क्लास में आ ही चुका होगा, तो हम अपने ऑब्जेक्ट पे चला सकते हैं। और उसके अंदर से इन्होंने अपने आप रन चला दिया। हमें रन नहीं चलाना, इंटरनल वर्किंग हिडन है, हमें नहीं पता रन कैसे चलता है, इसी को तो एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इवन लेकिन हम भी बड़े चालू हैं, हमें पता है जावा का सारा सोर्स कोड अवेलेबल है, तो हम जाके थ्रेड क्लास में देखेंगे स्टार्ट के अंदर से रन चलता है तो कैसे चलता है, क्योंकि रन तो हमने ओवरराइड कर दिया तो चलेगा तो हमारा ही हमारे ऑब्जेक्ट से। ये भी हम खोल के देखेंगे। तो अब हमने तीनों ऑब्जेक्ट पे स्टार्ट चला दिया और तीनों थ्रेड शुरू कर दी मेन में। तो कुछ ऐसा डायग्राम हुआ, मेन थ्रेड चली, उसके अंदर से पहले T1 शुरू हुई, इसे स्टार्ट करके फिर उसके T2 को शुरू किया, फिर T3 को, और फिर मेन आगे बढ़ गई। ठीक है, अब मेन के थ्रेड के अंदर आके भी तो पहली 5 बार अपना नाम प्रिंट करेगी, डेड हो जाएगी, दूसरी 10 बार अपना नाम प्रिंट करेगी, डेड हो जाएगी, तीसरी 15 बार अपना नाम प्रिंट करेगी, और चौथी फिर मेन थ्रेड जब नीचे आएगी तो इसमें भी लूप लगा रखा है मैंने 20 तक का, बट इसमें डायरेक्ट गेट नेम नहीं चला सकता क्योंकि इसने थ्रेड को इनहेरिट नहीं किया है। इसलिए पहले क्या किया, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड चलाया, जिससे कि मेन के अंदर चला रहा हूं तो मेन को चलाने वाली थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उस पर फर्दर गेट नेम चल जाएगा, जिससे मेन ये 20 बार मेन प्रिंटेगा। और जैसे ये चलेंगी पैरेलल, अब देखो हमारे पास 4 क्लास है, हमारे पास 4 लूप है और आपको चारों की आउटपुट पैरेलली नजर आएगी, मगर याद रखना चलेगी एक बार में, मगर कभी थ्रेड 1, कभी थ्रेड 2, कभी थ्रेड 3, कभी मेन, कभी थ्रेड 1, रैंडमली आउटपुट आएगी। रैंडमली क्यों आएगी ये भी मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन 4 लूप है, 4 इंडिपेंडेंट क्लास है और चारों के लूप की अगर आपको आउटपुट नजर आ रही है तो यह बात साबित हो जाती है कि चारों लूप पैरेलली चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मैं नाम प्रिंट कराओ, मैंने एक में थ्रेड में कह दिया हाय, एक में हेलो, एक में बाय, एक में चाय, है ना, हाय हेलो बाय चाय, तो हाय हेलो बाय चाय आता रहेगा। ठीक, सब में अलग अलग प्रिंट करा सकते हैं, फिलहाल मैं सबके नाम प्रिंट करा रहा हूं। इज इट क्लियर? और रैंडमली आउटपुट आएगी और जैसे जैसे थ्रेड डेड होती जाएगी उसका रन खत्म होता चला जाएगा अपने आप। सो स्टार्ट चलेगा यहां से और फिर लास्ट में मेन अपना नाम कितनी बार प्रिंट करेगी, 20 बार, और वो भी डेड हो जाएगी। तो 4 क्लास, 4 लूप, अगर चारों की आउटपुट अगर आपको एक साथ मिल रही है, हेलो हाय बाय शाय, हेलो हाय बाय शाय, हेलो हाय बाय शाय, इसका मतलब चारों लूप पैरेलली चल रहे हैं। याद रखना चलेगी एक बार में एक ही, फिर वो, फिर दूसरी, अपने आप इनके बीच में, चारों लूप के बीच में प्रोसेसर के साइकिल शफल होते चले जाएंगे, ये चारों की चारों चलते रहेंगे। अब डॉक्टर ने तो कहा नहीं इसमें केवल नाम प्रिंट कराओ, तो व्हाट्सएप वाला काम करो ना, इसमें वीडियो कॉल रिसीव कर लो, इसमें वॉइस कॉल रिसीव कर लो, इसमें मैसेज को रिसीव कर लो, तीनों चलते रहेंगे। जैसे जैसे आता रहेगी वीडियो कॉल तो वीडियो कॉल वाली वीडियो कॉल रिसीव कर लेगी, वॉइस कॉल वाली वॉइस कॉल रिसीव कर लेगी, मैसेज वाली मैसेज रिसीव कर लेगी बेटा जी, जो हम आगे करेंगे भी। अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो हम आपको साबित करके दिखा रहे हैं। 4 क्लास हैं, 4 लूप हैं और चारों लूप की आउटपुट आपको एक एक रैंडमली नजर आ रही है एक साथ, मतलब चारों लूप पैरेलली चल रहे हैं, मतलब चारों लूप पैरेलली चल रहे हैं। दैट्स इट। ठीक, वरना क्या होता, सीक्वेंस होती, पहले 5 बार थ्रेड 1 प्रिंट होता, फिर 10 बार ये, फिर 15 बार ये, नो सीक्वेंस नहीं आएगी। कभी थ्रेड 1, कभी थ्रेड 2, कभी मेन, कभी थ्रेड 1, कभी थ्रेड 2, कभी मेन, ऐसे चलेगा, कभी थ्रेड 3, रैंडमली। और जिसका रन मेथड खत्म होता जाएगा वो थ्रेड ऑटोमेटिकली डेड होती चली जाती है। अब आई कहानी समझ में, जो हमने पढ़ाई है थ्रेड वाया इनहेरिटेंस की कहानी। तो अगर ये नहीं कॉपी हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो जल्दी से कर लो, फिर मैं इसे रन करके दिखा दूंगा। हो गया ये कॉपी का सप्ताह? यस सर, कॉपी हो गया सर। कर ले, इसे क्लोज कर दे बेटा, चलाए प्रोग्राम सीधा। यस सर। ये देखो, जैसा मैंने वहां समझाया था वैसी क्लास बनाइए, क्लास थ्रेड 1 एक्सटेंड थ्रेड, और यहाँ पर वही कंस्ट्रक्टर और लगा दिया सुपर। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिख के भी छोड़ दिया। देखो बेटा, थ्रेड को स्टार्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रख लो बेटे,
जब भी उसकी जरूरत पड़े स्टार्ट करने की, उस ऑब्जेक्ट पे स्टार्ट चला लो। अक्सर गेम वगैरह में ऐसा होता है, हमने अपना गेम शुरू किया और थर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बना के रखे, जैसे उसने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और थ्रेड शुरू कर दी और हमारा गेम खेलना शुरू हो गया। जितने आपके गेम है सब के सब थ्रेड पे बने, ठीक। मल्टीपल कार दौड़ रही हैं तो हर एक के लिए अलग थ्रेड चला रही, मल्टीपल लोग आपस में लड़ रहे हैं, जगह जगह भाग रहे हैं, हर काम एक सेपरेट थ्रेड पे हो रहा होता है और आपको ऐसा लगता है जैसे सारे काम एक साथ हो। ऑल गेम आर मल्टी थ्रेड। बिना थ्रेड के तो आप गेम की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। अब एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये होता है कि यार ऑब्जेक्ट के बनते ही थ्रेड शुरू हो जाए, मुझे वेट नहीं करना। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट के बनते ही हमें थ्रेड शुरू करनी होती है बेटा, तो उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टार्ट मेथड लिखते हैं। आप जानते हो ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू से, फिर उसका रेफरेंस ही कंस्ट्रक्टर में आएगा दिस में, और कंस्ट्रक्टर में जितनी चीजें एक्सेस होती है सबके पीछे दिस लगा होता है, तो इस स्टार्ट के पीछे भी दिस लग जाएगा। तो होगा क्या, जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसी से वो थ्रेड शुरू हो जाएगी स्टार्ट, क्योंकि न्यू चलाओगे फिर कंस्ट्रक्टर चलेगा, अंदर रेफरेंस दिस में आ जाएगा और दिस से ये स्टार्ट चल जाएगा। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनते ही थ्रेड शुरू हो जाएगी, वेट करने की जरूरत नहीं। और ऐसा हमेशा मल्टी थ्रेडेड सर्वर में होता है, क्योंकि जैसे ही क्लाइंट आता है तो क्लाइंट के लिए, हर क्लाइंट के लिए हमारा सर्वर एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, और ऑब्जेक्ट बनते ही हमें उसके लिए थ्रेड भी शुरू करनी होती है। तो वहां पर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टार्ट लिख देते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट बनते ही थ्रेड शुरू हो जाए, ऑब्जेक्ट बनते ही थ्रेड शुरू हो जाए। ठीक, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, ऐसे होती है हमारी बात। तो अब ये आ गया, फिर दूसरा रन 5 तक का लूप चलाया, और देखो जानबूझ के मैंने यहाँ लिखा थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, एक ही बात है। इससे क्या होगा, जो भी थ्रेड चल रही होगी करंटली उसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो इस थ्रेड को चलाने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका रेफरेंस आएगा और गेट नेम से नाम। मैं डायरेक्ट गेट नेम भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड को रिवाइज कराना चाहता हूँ कि इसका काम क्या है। जो भी थ्रेड करेंटली चल रही है उस थ्रेड को चलाने वाला जो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस दे देना, ठीक। तो ये जिस भी ऑब्जेक्ट से चलेगी उसका रेफरेंस आ जाएगा और उसी थ्रेड का नाम प्रिंट हो जाएगा। अब यहां पर एक छोटा सा काम किया मैंने, थ्रेड क्लास का एक स्लीप मेथड चलाया। थ्रेड क्लास का स्टैटिक मेथड है तो ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसमें लॉन्ग टाइप का आर्गुमेंट जाता है, लॉन्ग मिलीसेकंड, और 1000 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये मेथड चलता है, ये चलती हुई थ्रेड को इतने टाइम इंटरवल के लिए रोक देगा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए रोकेगा, क्योंकि 1000 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। अब ये मेथड एक एक्सेप्शन थ्रोस करता है, जिसे हम कहते हैं इंटरप्टेड एक्सेप्शन, जो मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, लाके भी दिखाऊंगा। वो चेक्ड होती है, और आप तो जानते हैं जब भी कोई मेथड चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रोस करता है तो वो हमें हैंडलर में लिखना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये मेथड मैंने इस लूप के अंदर लिखा क्यों है, इसका थ्रेड के चलाने से कोई लेना देना नहीं है। आप इसे मत लिखो, आपकी थ्रेड प्रॉपरली चलेंगी। बट बेटा जी हमारा प्रोसेसर बहुत फास्ट है, वो पिको सेकंड नैनो सेकंड में काम करता है, गॉट इट। तो अभी मैं उन सारी थ्रेड पे छोटे छोटे लूप ही तो चला रहा हूँ, 10, 15, 15, 20 तक के, तो वो इतनी फास्ट चलेगा तो हमें पता ही लगेगा कब थ्रेड शुरू हुई और कब थ्रेड बंद हुई। वो वन गो में ही सबके आउटपुट छाप देगा, सिर्फ थ्रेड की आउटपुट को हौले हौले देखने के लिए। इससे क्या होगा, ये थ्रेड एक बार अपना नाम प्रिंट करेगी, स्लीप उसे 1 सेकंड के लिए रोक देगा, फिर दोबारा नाम प्रिंट करेगी, तो रुक रुक के आउटपुट आएगी, है ना। ये गलतफहमी का शिकार बिल्कुल मत हो जाना बेटा जी कि थ्रेड चलाने के लिए हमें स्लीप मेथड लगाना। नो, पिछले वाले एग्जांपल में आप नोटिस करेंगे कोई स्लीप नहीं लगाना बेटा। ये तो मैं लगा रहा हूं क्योंकि मैं थ्रेड पे कोई खास बड़ा काम नहीं कर रहा, प्रोसेसर बहुत ज्यादा फास्ट है, ये वन गो में सब कुछ छाप देगा, हमें पता भी नहीं लगेगा कब थ्रेड चली और कब थ्रेड बंद हो गई। फिर जैसे ही ये लूप खत्म होगा, हमने एक लाइन प्रिंट करा दी, देखो थ्रेड का नाम प्लस डेड, इससे हमें पता लग जाएगा ये वाली थ्रेड डेड हो गई है। सेम कहानी मैंने दूसरी थ्रेड के साथ करी, बस इसका लूप कहां तक चला दिया, वो चला दिया बेटे 10 तक का। ये 10 बार अपना नाम प्रिंट करेगी, ये भी डेड हो जाएगी। सेम कहानी मैंने तीसरी थ्रेड के साथ करी है, और ये 15 बार अपना नाम प्रिंट करेगी और डेड हो जाएगी। और अब आती है चौथी वैलिड थ्रेड,
ठीक है जी। और फिर ये देखो 3 थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट बना दिए जैसा वहां सिखाया था। 3 ऑब्जेक्ट बन गए, तीनों थ्रेड मेमोरी में आ गई, रेडी टू रन है। जब तक आप इन पे स्टार्ट नहीं चलाते, तीनों पे स्टार्ट चला दिया और तीनों को स्टार्ट करके मेन नीचे आ गई। मेन के अंदर पहले मेन वाली थ्रेड का ऑब्जेक्ट निकाला और फिर उसका गेट नेम चला दिया और उस पर भी स्लीप चला दिया। तो आप देखना आपको रैंडमली चारों क्लासेस के लूप चलते हुए नजर आएंगे, चारों की आउटपुट नजर आएंगी और जैसे जैसे लूप खत्म होते जाएंगे वो डेड होती चली जाएंगी। और जब मेन थ्रेड का भी लूप खत्म हो जाएगा तो हमने फिर से थ्रेड डॉट करंट थ्रेड किया। इससे मेन थ्रेड को स्टार्ट करने वाली थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट मिला और उसका गेट नेम नाम प्लस उसके आगे भी डेड आ जाएगा। ठीक, चलो जरा इसे चला के देखते हैं रेड 3 को अच्छे से। ये हमने कॉपी किया। रैंडमली आउटपुट सबकी, और देखो पहली थ्रेड टपक गई, अब 3 की आउटपुट आएगी, दूसरी टपक गई, अब 2 की आ रही है, तीसरी टपक गई, अब 5 बार एक्स्ट्रा मेन आएगा और वो भी डेड हो जाएगी। चारों लूप आपको एक साथ चलते हुए नजर आएंगे। जितनी बार चलाओगे हर बार रैंडम आउटपुट आएगी। ये रैंडम भी क्यों आएगी अब इससे बड़े अच्छे से भी मैं आपको समझाऊंगा जब जेवीएम की इंटरनल थ्रेड की लाइफ साइकिल। तो चारों लूप एक साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। चारों क्या उसमें चाहे हेलो हाय बाय शाय प्रिंट करा लो, कभी हेलो कभी हाय कभी बाय कभी शाय, इसका मतलब चारों लूप एक साथ चल रहे हैं, बट चलता एक बार में एक ही है नहीं। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ स्लीप ना लगाऊं तो क्या हाल होगा, तो थ्रेड तो चलेंगी। अब देखो मैं स्लीप को सिर्फ कमेंट बनाने जा रहा हूँ। ये हमने पहले स्लीप को कमेंट बनाया, ये हमने दूसरे स्लीप को कमेंट बना दिया और ये हमने तीसरे को भी कमेंट बनाया, चौथे को भी कमेंट। थ्रेड अभी भी शुरू होंगी। अब जरा इनकी आउटपुट कंपेयर करना। कंपाइल करा हमने, ये पता लगा कब थ्रेड शुरू हुई कब खत्म हुई, पता लगा कितनी फास्ट आउटपुट आ गई। तो ऑप्शन में आ गया होगा स्लीप लगाने का एकमात्र पर्पस था टू सी द आउटपुट स्लोली स्लोली। ठीक, हौले हौले आउटपुट को देखने के लिए सिर्फ हमने स्लीप लगाया था, अदरवाइज थ्रेड को स्टार्ट करने से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहला स्लीप उठा लेते हैं, दूसरा स्लीप उठा लेते हैं, तीसरे स्लीप को भी कमेंट उठा लेते हैं और चौथे वाले स्लीप को भी उठा। ये तो अभी हमने सिर्फ थ्रेड चला के दिखाई है वाया इनहेरिटेंस, 3 अलग अलग क्लास बना दी है। अब इसमें एक और अच्छी सी चीज आपको हम यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, जरा इसमें आप देखो मैंने क्या किया, मैंने अपनी 3 थ्रेड क्लास बनाई, तीनों के एक एक ऑब्जेक्ट बना के उससे 3 थ्रेड शुरू कर दी और तीनों आपको चला के भी दिखा दी। तो मेरे दिमाग में आया एक आइडिया, जब मैं अपनी इस थ्रेड 1 क्लास के एक ऑब्जेक्ट से एक थ्रेड शुरू कर सकता हूँ तो फिर मैं इसके दूसरे ऑब्जेक्ट से दूसरी, तीसरे ऑब्जेक्ट से तीसरी, तो फिर मुझे 3 अलग अलग क्लास बनाने की क्या जरूरत है। मैं एक ही क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और उनसे थ्रेड शुरू कर देता हूँ। मैं एक ही क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और उनसे थ्रेड, तब भी 3 थ्रेड शुरू हो जाएंगी। यस बेटे जी, 100% हो जाएंगी। अगर आप अपनी क्लास के एक ही क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाओगे उससे भी 3 थ्रेड शुरू हो जाएंगी और 3 अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे उससे भी 3 थ्रेड शुरू हो जाएंगी। और तीनों तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, मान लिया बेटे आपने थ्रेड क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बना दिए T1 T2 T3
और तीनों से थ्रेड को स्टार्ट किया, तो आपको लगता सब पे रन तो सेम ही चलेगा क्योंकि तीनों हैं तो एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट। यस, यही है जावा का थ्रेडिंग का सबसे बड़ा मूल मंत्र। अगर आपने सारी थ्रेड पे एक कॉमन टास्क परफॉर्म करवानी है तो एक ही थ्रेड क्लास बना के उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के उससे थ्रेड शुरू करो, सब पे सेम रन चलेगा और सब पे काम भी सेम होगा। लेकिन अगर आपने अलग अलग थ्रेड पे अलग अलग टास्क को परफॉर्म करानी है तो जितनी टास्क उतने ही थ्रेड क्लास बनाइए, सबके रन अलग अलग बनेंगे तो सब पे काम अलग अलग हो जाता है। जैसे कि मैं सर्वर की बात करूं, दुनिया के सारे सर्वर अपने सारे क्लाइंट को सेम सर्विस देते हैं, तो वो हर क्लाइंट की थ्रेड पे सेम टास्क परफॉर्म करते हैं, इसलिए सर्वर हमेशा एक थ्रेड क्लास बना के रख लेता है। क्लाइंट आते रहते हैं, ऑब्जेक्ट बनाता रहता है, थ्रेड शुरू करता रहता है, क्लाइंट आते रहते हैं, ऑब्जेक्ट बनाता रहता है, थ्रेड, तो सारी थ्रेड पे सेम काम होता रहता है क्योंकि सर्वर हैज टू सर्व द सेम थिंग टू द ऑल क्लाइंट। तो वो ऐसे में क्या करते हैं, एक ही क्लास बना लेते हैं। और अगर आपको हर थ्रेड पे अलग अलग टास्क परफॉर्म करनी है तो फिर आपको हर टास्क के हिसाब से एक सेपरेट थ्रेड क्लास बनानी चाहिए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। इसलिए ये रूल जल्दी से लिखिए पहला कि इफ यू वांट टू परफॉर्म a different task on a different thread, if you want to perform a different task on a different thread, then make a separate thread class, for each task. अभी मैं ये भी चला के दिखाऊंगा। Then make a separate thread class for each task. ठीक है, दूसरा रूल लिखो, इफ यू वांट टू परफॉर्म अ कॉमन टास्क, if you want to perform a common task on each thread, then create a single thread class, and make the multiple objects of that thread class. ठीक, तो उस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के उन सब पे थ्रेड शुरू कर दीजिए, सब पे एक कॉमन टास्क परफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जनाब, ये भी कहानी समझ में आ गई। अब हमारी जावा में कभी भी कोई भी थ्रेड ऐसी नहीं होगी जिसका नाम ना हो, या तो आप उसे नाम असाइन करेंगे। अगर आप उसे नाम असाइन नहीं करते हैं तो JVM हर थ्रेड को एक डिफॉल्ट नेम दे देता है। तो हम कहते हैं देयर इज नो अनामिका थ्रेड इन जावा। अनामिका बोले तो जिसका कोई नाम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसका सुपर कमेंट बना दिया, अब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा तो फिर इस थ्रेड का नामकरण भी नहीं होगा। इसका भी सुपर बना देता हूँ कमेंट,
तीसरे वाले का भी, भाई मेन वाले का तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो जेवीएम स्टार्ट करता है। तो आप देखना इन तीनों थ्रेड को जेवीएम एक डिफॉल्ट नेम प्रोवाइड करा देगा। अगर थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2 और रेंडमली आउटपुट आनी शुरू हो गई फिर से, तो देयर इज नो थ्रेड इन जावा व्हिच इज नॉट हैविंग एनी नेम। ठीक, every thread in Java must be having a name. Either it is given by the user or it is given by the JVM. या तो आप देंगे या फिर JVM उसे एक नाम असाइन कर देता है। पर जावा में कभी भी ऐसी कोई थ्रेड नहीं होगी जिसका कोई नाम ना हो। ठीक साहब, चलिए फिर बाकी इसमें कल कराता हूँ। कल इसमें से छोटा सा एक नोट डाउन भी कराऊंगा, कल आगे।